हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में बात की थी अबाउट लुईस ऑक्टेट रूल की। ठीक है, हमने लुईस थ्योरी देखी थी। ठीक है, उसमें लुईस ऑक्टेट रूल होता है। ठीक है, लुईस ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है? एवरी स्पीसीज, जो आपका हर एक कंपाउंड है या हर एक एलिमेंट है, वो क्या करना चाहता है? अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, मतलब इसे ही हम क्या बोलते हैं? आपका ऑक्टेट रूल बोलते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए ये हमने देख लिया था। उसके बाद हमने अलग अलग स्पीसीज के लिए आपके लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बताए थे। ठीक है, और उनका कंपैरिजन भी किया था हमने, अलग अलग जो आपके लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और उनके जो कंपैरिजन करने के लिए, स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करने के लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। ठीक है, और उनके ऊपर बेस्ड मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल भी बताए थे, और उसके साथ में हमने बात की थी आपके फॉर्मल चार्ज की, कि कैसे हम किसी भी स्पीसीज के लिए फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया था। आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो जितनी भी स्पीसीज होती हैं, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सब आपके लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसी वजह से आपकी लुईस थ्योरी क्या हुई थी? फेल हुई थी। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, पर फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं। जबकि लुईस थ्योरी के हिसाब से आपका कंपाउंड तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसलिए आपकी लुईस थ्योरी फेल हो गई थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपके कुछ एक्सेप्शन के साथ जो आपके लुईस थ्योरी के हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लुईस थ्योरी या लुईस ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शंस ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। आपके लुईस ऑक्टेट रूल के क्या क्या एक्सेप्शंस हैं? ठीक है, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं आपके हाइपोवैलेंट, या जिसे हम बोलते हैं आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। मतलब वो मॉलिक्यूल्स जिसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस शेल में। ठीक है, वो है आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, या जिसे हम क्या बोलते हैं? आपके हाइपोवैलेंट। ठीक है, तो देखिए बहुत से आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हम बात करें BH3, ठीक है, या BeCl2, BCl3, ये आपके कंपाउंड होते हैं। आप ले लीजिए AlCl3। ठीक है, तो ये आपके ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें आप देखो वैलेंस शेल में, जैसे BH3 की बात करें या BeCl2 की अगर हम बात करें, ये Be, ये एक Cl और ये 2 Cl, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे तो बेरिलियम के पास वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 और 2। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 1s2 और 2s2, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इसने 2 बॉन्ड बना लिए क्लोरीन के साथ, तो यहाँ इसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस हिसाब से लुईस ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो ये अनस्टेबल होना चाहिए। बट आपको पता है और मुझे भी पता है कि BeCl2 कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आप BeCl3 ले लीजिए, यहाँ पे सेम बोरोन 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के रहता है, 1s2 2s2 2p1, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ ये 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बट फिर भी कंपाउंड क्या है? एग्जिस्ट करता है। इसीलिए सेम आपके एल्यूमिनियम में भी होगा और सेम आपके बोरोन हाइड्राइड BH3 में भी होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरी कैटेगरी जो आती है उन्हें हम पढ़ते हैं आपके, यही ले लेता हूँ मैं। सेकंड जो आती है आपके, वो आती है आपकी हाइपरवैलेंट। हाइपरवैलेंट, या आप इन्हें बोल सकते हो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें ऑक्टेट से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? मॉलिक्यूल्स, या फिर हम इसे कह सकते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट, मॉलिक्यूल्स विथ एक्सपेंडेड ऑक्टेट। हाइपरवैलेंट या मॉलिक्यूल विथ एक्सपेंडेड
ऑक्टेट, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से आपके मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे आप बात कीजिए SF6, या आप ले लीजिए PCl5, या आप ले लीजिए IF7, ठीक है। यहाँ आप देखोगे तो एक P है फास्फोरस, वो 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। मतलब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 × 2 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास, 10 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, हाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, बट ऑक्टेट से भी ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जबकि लुईस ऑक्टेट के हिसाब से आपके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी वो स्टेबल होता है, जबकि इसमें तो उससे भी ज़्यादा है। SF6 में सल्फर आपके फ्लोरीन 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, दैट इज 12 आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही सेम IF7 में आयोडीन 7 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, इसलिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। पर फिर भी ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके एक्सेप्शंस हुए, ठीक है। चलिए ये तो हुई सेकंड कैटेगरी, हाइपरवैलेंट। थर्ड कैटेगरी अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स, या हम कह सकते हैं ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जहाँ पे आपके ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो वैलेंस शेल में, ठीक है। जैसे आप बात कीजिए एनो, एनो में आप देखिए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 6, टोटल कितने हो गए 11। जबकि ऑक्टेट के हिसाब से कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस शेल मतलब ओड नंबर है, फिर भी ये एग्जिस्ट करते हैं। आप ले लीजिए NO2, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6 × 2 = 12 + 5 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप ले लीजिए ClO2, ठीक है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में काउंट कर लीजिए कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। और आपके 6 × 2 = 12, ठीक है। यहाँ पे भी आपके ओड इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, ठीक है। तो ये होती है अपनी थर्ड कैटेगरी, ठीक है। फोर्थ होती है कंपाउंड्स ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैसेस, ठीक है। तो देखिए आपको पता होगा इनर्ट गैस, इनर्ट गैस क्या होती है, जिसमें आपके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं इनर्ट गैस में, ठीक है। इसका मतलब ऑक्टेट रूल के हिसाब से उनके जिनके पास पहले ही 8 इलेक्ट्रॉन है वो तो कभी कंपाउंड बनाने ही नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि वो तो पहले ही स्टेबल है। बट जीनोन आप देखिए उसके वैलेंस शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होती हैं, सभी नोबल गैस जो होती है उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके हीलियम को छोड़ के, ठीक है। तो जीनोन के भी वैलेंस शेल में आपके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन है, पर फिर भी इसके कंपाउंड फॉर्म होते हैं। जैसे आप ले लीजिए XeF4, ठीक है, XeOF4 या XeOF3, XeOF4 होगा और XeO3 ले लीजिए। ये सब जीनोन के कंपाउंड्स होते हैं, फॉर्म होते हैं। क्यों होते हैं वो तो हमें पता है, ठीक है। मतलब कंपाउंड तो फॉर्म होते हैं ना, मतलब लुईस ऑक्टेट के हिसाब से आपके फॉर्म नहीं होने चाहिए बट फिर भी फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और क्यों फॉर्म होते हैं ये हम स्टार्टिंग के लेक्चर में भी देख चुके हैं कि क्यों जीनोन के कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। बट लुईस के हिसाब से नहीं होने चाहिए थे। तो ये भी आपका किस कैटेगरी में आएगा, एक्सेप्शंस ऑफ लुईस थ्योरी या फिर ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन में, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं आपके एसिड बेस थ्योरी के बारे में, ठीक है ना, कि कैसे हम लुईस की जो एसिड और कौन से स्पीसीज हैं जो एसिड की तरह वर्क कर सकते हैं और कौन से स्पीसीज हैं जो आपके बेस की तरह वर्क कर सकते हैं, किसके बेसिस पे, लुईस के बेसिस पे, ठीक है, लुईस थ्योरी के हिसाब से। एक बार आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके लुईस एसिड बेस थ्योरी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लुईस एसिड बेस थ्योरी। तो कौन कौन से स्पीसीज हैं जो लुईस एसिड की तरह वर्क करते हैं और कौन कौन से स्पीसीज हैं जो आपके लुईस बेस की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके लुईस एसिड की, हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए लुईस एसिड कौन कौन से हो सकते हैं। अगर हम बात करें
तो लुईस एसिड वो स्पीसीज हो सकते हैं, या अगर वन वर्ड में इसको आपको डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज। वो स्पीसीज जो आपके इलेक्ट्रॉन, या फिर आप लिखिए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, या फिर आपके लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो आप लोन पेयर होता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको जो स्पीसीज एक्सेप्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका लुईस एसिड, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम क्या कह सकते हैं, द स्पीसीज which can accept lone pair are called लुईस एसिड्स, ठीक है। ये इसकी एक जनरल डेफिनेशन होती है, ठीक है ना। जो आपके लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है वो आपके लुईस एसिड की तरह वर्क करती है, ठीक है ना, जनरल डेफिनेशन है। इसके अलावा लुईस एसिड होने के लिए एक और स्पेसिफिक कंडीशन की जरूरत पड़ती है। मतलब अगर ये आपके लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रही है, इसका मतलब इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, तभी तो ये आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है ना। एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो स्पीसीज ही इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रही है। आगे चल के आप देखोगे एग्जाम्पल ऐसे भी आएंगे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है बट फिर भी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकती हैं, एक्सेप्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि उनके पास उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए खाली जगह है, मतलब उसके पास वेकेंट जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो दूसरी और इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है आपके लुईस एसिड की कि उन स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए खाली, जहां पे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंड कंडीशन क्या है, these species हम क्या कह सकते हैं, these species which can act as Lewis acid should have vacant orbital। उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, तभी तो वो एक्सेप्ट कर पाएगी। अगर मान लो किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बट फिर भी अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए जगह ही नहीं है तो वो लुईस एसिड की तरह वर्क नहीं कर पाएगी, ठीक है। और ऐसी स्पीसीज जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है बट फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को वो एक्सेप्ट कर रही है, इसका मतलब उसके पास वेकेंट स्पेस होगा तभी कर रही है। तो वेकेंट स्पेस होना बहुत जरूरी है। वेकेंट स्पेस मतलब आपका वेकेंट ऑर्बिटल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इनको हम अलग अलग कैटेगरी वाइज में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट कैटेगरी हम लेते हैं आपके, अब हम पढ़ते हैं आपके टाइप्स ऑफ लुईस एसिड्स, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ लुईस एसिड, ये कौन कौन से आपके लुईस एसिड्स होते हैं, ठीक है ना। मतलब हमने इनको क्या किया है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो सबसे फर्स्ट आती है आपकी केटायंस। केटायंस ऑफ, आप ले लीजिए एल्केली मेटल एंड एल्केली अर्थ मेटल्स ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए H+, ठीक है। ये सब किसकी तरह वर्क करते हैं, आपके लुईस एसिड की तरह वर्क करते हैं। देखिए कैसे, जैसे आप लीजिए Na+, मैग्नीशियम Mg2+, ठीक है, K+ ले लीजिए, आप Al3+ ले लीजिए, ठीक है ना। और इसके अलावा आप H+ तो आपके आ ही गया है, ठीक है। ये जो स्पीसीज होती है, केटायंस होते हैं, ये लुईस एसिड की तरह वर्क करते हैं। कैसे, देखिए अगर हम बात करें सोडियम के लिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 और 3s 2p6 3s1, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही Na+ बनते ही आपका इसके पास देखिए 3s0 हो जाएगा,
ठीक है। इसका मतलब इसके पास s जो ऑर्बिटल है वो वैकेंट है, पहली बात तो ये। अब जैसे ही आपका थर्ड शेल स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आपके 3p अवेलेबल होगा, भले ही उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो बट प्रेजेंट तो हो जाता है ना, 3p होता है, और साथ में आपके 3db प्रेजेंट होता है। ये सब खाली वैकेंट ऑर्बिटल हैं, तो जरूरत पड़े तो ये सब क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वो वैसे ही बात है जैसे आपकी बिल्डिंग में 10 फ्लोर है, ठीक है, या फिर आपकी बिल्डिंग में 3 फ्लोर हैं और आप 2 फ्लोर तक ही रहते हो, ठीक है, मतलब थर्ड फ्लोर क्या है आपका खाली है, बट थर्ड फ्लोर है तो सही, कभी जरूरत पड़े तो आप उसको यूज में ले सकते हो, ठीक है ना। सेम उसी तरीके से यहाँ पे 3s भी प्रेजेंट है, 3p भी है और 3d भी है, भले उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है बट जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की, तो वो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह Mg में भी रहेंगे, पोटेशियम में रहेंगे, एल्यूमिनियम में भी रहेंगे और आपके H+ में भी रहेंगे, ठीक है। H+ में आपके एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आपका 1s पूरा खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट कैटेगरी, कैटायंस ऑफ एल्केली मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल, या H+ ले लीजिए आप, Al3+ ले लीजिए, ठीक है। इनके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, इसलिए ये आपके लुईस एसिड की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। तो हमारी कंडीशन भी यही थी, शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, these species work as Lewis acids due to the presence of vacant orbitals, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कीजिए, ये अपनी है फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज केटायंस ऑफ एल्केली मेटल्स और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। यहीं पे अपनी सेकंड कैटेगरी भी आती है, ठीक है। यस, आपका सेकंड टाइप ऑफ लुईस एसिड आता है जिन्हें हम बोलते हैं आपके हाइपोवेलेंट स्पीसीज। हाइपोवेलेंट स्पीसीज कौन होते हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, जिनके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, स्पीसीज हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, ठीक है। जब आपके 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके हाइपोवेलेंट स्पीसीज। जैसे आप एग्जांपल लीजिए BeX2, ये हम एग्जांपल लेते हैं, जनरलाइज फॉर्म में लेते हैं। यहाँ पे X क्या हो सकता है, ये आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप H भी ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप CH3 ले सकते हो, OH ले सकते हो, ठीक है। इसको अपने को काम में लेना है, ठीक है। BeX2, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये आपकी, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं आपका BeX3, यहाँ पे X होता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वही आपके हाइड्रोजन आप ले लीजिए या CH3 ग्रुप ले लीजिए, ठीक है, और H भी ले सकते हो, ठीक है ना, OH भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये, ठीक है। तो ये आपके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, और लुईस एसिड की तरह वर्क कर सकता है, ठीक है। एक केस हम लेते हैं आपके AlCl3 वाला, AlCl3 का हम केस लेते हैं। चलिए इसको हम नोट करते हैं, एक बार आप इस पोर्शन को नोट कर लीजिए, इधर वाले को, ठीक है, हो गया। चलिए हम बात करते हैं आपके AlCl3 के लिए, ठीक है। इस केस के लिए ये आपका AlCl3, ठीक है, यहाँ पे भी आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, या फिर हम बात करें आपके AlX3 लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे X क्या हो सकता है आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। H हो सकता है आपके CH3 भी हो सकता है, ठीक है, और OH भी हो सकता है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये भी किसकी तरह वर्क करेगा, आपके लुईस एसिड की तरह, ठीक है।
अब यहाँ बात आती है कि फ्लोरीन क्यों नहीं है, ठीक है, फ्लोरीन क्यों नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें आपके AlF3, AlCl3, AlBr3 और AlI3, मैंने आपको फेजन्स रूल पढ़ाया था, ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। वहाँ हम कोवेलेंट कैरेक्टर निकालते हैं, ठीक है, तो आपको इनका कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर निकालना है, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और फिर मुझे बताइए कि इनका कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, मतलब कौन सबसे ज़्यादा कोवेलेंट होगा और कौन सबसे कम कोवेलेंट होगा। किया आपने? चलिए देखिए, केटायन तो सब में सेम है। अब एनायन का साइज जिसका ज़्यादा बड़ा होगा वहाँ पे आपका पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगा, मतलब वहाँ पे आपके कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होंगे। तो ये वाला जो स्पीसीज है ये आपका मोस्ट कोवेलेंट होगा, ठीक है, और ये होगा आपके लीस्ट कोवेलेंट। लीस्ट कोवेलेंट का मतलब क्या है, आपके मोस्ट आयोनिक। क्या मैं लिख सकता हूँ? ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा होगा, फिर ये और ये, ठीक है, ये ऑर्डर रहेगा। फेजन्स रूल से हम देखते हैं। तो देखिए ये वाले जो बाकी जो स्पीसीज होते हैं ये नेचर में होते हैं आपके कोवेलेंट। किस नेचर के होते हैं? कोवेलेंट। बट ये जो आपका AlF3 है ये नेचर में होता है आपके आयोनिक। कैसा होता है? आयोनिक स्पीसीज होता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम बात करें AlF3 की। ये आपका AlF3 ये होता है आपके नेचर में कैसा होता है? आपके आयोनिक बॉन्ड होता है इसमें, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड होने का मतलब क्या है? ये जो AlF3 है इसमें आपके Al3+ आयन भी रहेंगे और F- आयन भी प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ बात करें AlF3 के लिए, ठीक है, तो अगर मैं आपको पूछूं कि क्या AlF3 वर्क करेगा एज ए लुईस एसिड, इज AlF3 इज लुईस एसिड, तो आपका आंसर क्या रहेगा? यस और नो? नो। नो क्यों रहेगा? यस रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपके Al3+ आयन प्रेजेंट है और अभी हमने देखा था केटाइंस की कैटेगरी में Al3+ को हमने लिया था, ठीक है। इनका क्या है? वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, मतलब डी नहीं कह सकते हम, वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इस वजह से ये लुईस एसिड की तरह वर्क कर सकता है। तो आप यहाँ रीजंस भी लिख सकते हो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ vacant orbitals, it can act as लुईस एसिड, ठीक है, लुईस एसिड की तरह ये वर्क कर सकता है, ठीक है। वहीं अगर मैं आपको पूछूं कि इज AlF3 इज हाइपोवेलेंट, क्या ये हाइपोवेलेंट है? मतलब इसमें यहाँ हमने देखा था AlX3 में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, AlX3 में जो X ये है आपके। तो यहाँ अगर मैं पूछूँ आपको AlF3 क्या ये हाइपोवेलेंट है? मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से कम है? नहीं। आंसर क्या आएगा आपका? नो। क्यों? क्योंकि AlF3 में आपके कौन से आयन प्रेजेंट है? Al3+ और Al3+ और F- दोनों टाइप के आपके आयन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। Al3+ की अगर हम बात करें, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 में से 3 गए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बचता है आपका 2,8। फ्लोरीन पे 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर 9 है, 1 इलेक्ट्रॉन और हुआ माइनस, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन में इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8। तो देखिए अब यहाँ पे इनका आउटर मोस्ट शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, ठीक है। इसका मतलब ये आपके लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, इसलिए ये आपके हाइपोवेलेंट नहीं होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कीजिए। फिर अपन थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं अपना, ठीक है। इसी का थर्ड जो टाइप है उसके बारे में बात करते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, चलिए अपनी थर्ड टाइप के बारे में बात करते हैं हम।
थर्ड जो आपका टाइप है वो है आपका स्पीसीज विथ वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स in their central atom। ये वो आपकी स्पीसीज होगी जिनका ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा, जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट भी होगा, बट फिर भी ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, इसीलिए। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं दी स्पीसीज है। तो इस कैटेगरी में आपके कौन कौन सी स्पीसीज आती है उनके बारे में बात करते हैं। इन दिस कैटेगरी द स्पीसीज ऑफ थर्ड पीरियड एंड बिलो will become or will be fall in this category। ठीक है? इन दिस कैटेगरी द स्पीसीज ऑफ थर्ड पीरियड एंड बिलो विल बी फॉल इन दिस कैटेगरी। ठीक है, मतलब थर्ड पीरियड और उससे नीचे वाले जो रहेंगे। जैसे हम बात करें PCl3, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो इसने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में काम में ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब उसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर आप फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, एटॉमिक नंबर होता है 15। यहाँ पे आप देखिए p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि यहाँ पे 3 है, मतलब इसका p में भी आपकी जगह खाली है। इसके साथ ही यहाँ पे 3d, मैंने आपको बताया था 3d हमेशा अवेलेबल रहेगा। ये है, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मतलब खाली है पर है तो सही। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पे अकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, इसीलिए ये आपके लुईस एसिड की कैटेगरी में भी आ सकता है। ठीक है, सेम इसी तरह PCl5 ले लो, यहाँ पे भी आपके D वाले क्या रहेंगे, खाली रहेंगे। आप ले लीजिए SO2, इसमें सल्फर में खाली रहेगा। SO3 ले लीजिए, XeF4 ले लीजिए। ठीक है, BrF5 ले लीजिए। इन सब में आपको दिखेगा कि लोन पेयर प्रेजेंट है, बट साथ में आपके वैकेंट डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से ये क्या कर सकते हैं, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए ये आपके लुईस एसिड की तरह वर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपके कैटेगरी हुई आपके लुईस एसिड की। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं आपके लुईस बेस के बारे में। ठीक है, चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे आपके लुईस बेस के बारे में। ठीक है, देखिए लुईस एसिड क्या थे, आपको पता है, जो लोन पेयर को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, लुईस एसिड हम उन्हें बोलते हैं जो आपके लोन पेयर को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो लुईस बेस क्या होंगे, जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। तो हम यहाँ पर सिंपल भाषा में क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर हम कहें तो हम क्या कह सकते हैं, आपका लोन पेयर, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की जगह क्या आ जाएगा, आपका डोनर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, तो वो स्पीसीज, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकती है, उसके हम किस कैटेगरी में लेंगे, लुईस बेस की कैटेगरी में। ये आज की जनरल डेफिनेशन है। ठीक है ना, जनरल टर्म में हम बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो आपका लुईस बेस। ठीक है, अब लुईस बेस होने के लिए कंडीशन जरूरी नहीं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो और वो आप डोनेट करो। इम्पोर्टेंट कंडीशन ये होती है लुईस बेस के लिए कि आप लोन पेयर डोनेट कर रहे हो, ठीक है, बट आपका इलेक्ट्रॉन जो आपका ऑक्टेट है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है लेकिन आपके पास लोन पेयर है इसलिए आप लुईस बेस की तरह वर्क करोगे, नहीं। अगर आपका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है तो आप मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आपके पास लोन पेयर है, इसका मतलब आप दूसरे को थोड़ी दे सकते हो, नहीं दे सकते ना। पहले कम से कम आपका ऑक्टेट तो कंप्लीट होना चाहिए, आप तो स्टेबल बनो, उसके बाद ही आप डोनेट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले
क्या होना चाहिए, आपका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम कह सकते हैं फॉर ए स्पीसीज टू बी act as Lewis base, there must be या आप लिखिए their octet must be completed, their octet must be complete। उनका octet क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। जैसे हम बात करें आपके, यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ CH2, ठीक है। CH2 की बात करें तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 2 तो बॉन्ड बनाने में काम में ले लिए, एक इसके पास लोन पेयर बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए लोन पेयर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये लुईस बेस है। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अगर लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता तो लुईस बेस की तरह वर्क नहीं कर सकता है ये, ठीक है ना। इस तरह से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि कौन कौन सी आपकी स्पीसीज आती है जो लुईस बेस की तरह वर्क करती है और कौन लुईस बेस की तरह वर्क नहीं करती है, ठीक है। चलिए इसी के बाद में हमने टाइप्स भी देखे थे आपके, जैसे लुईस एसिड के लिए हमने अलग अलग टाइप देखे थे, ठीक है ना। वहीं अब हम टाइप देखते हैं किसके लिए, लुईस बेस के लिए। टाइप्स ऑफ लुईस बेस, अलग अलग बेस होते हैं। जैसे वहाँ पे केटाइन था, यहाँ पे आपके क्या आएंगे, एनाइंस। एनाइंस विथ कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम का क्या होना चाहिए, एनाइन, आपका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। जैसे आप लीजिए इस कैटेगरी में OH माइनस को ले लीजिए, ठीक है, या Br माइनस, Cl माइनस, I माइनस, इन सबको हम किस कैटेगरी में ले सकते हैं, CH3 माइनस, ठीक है, NH2 माइनस, ठीक है। इन सबको हम किस कैटेगरी में ले सकते हैं, आपके लुईस बेस की कैटेगरी में। जैसे आप देखिए CH3 में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, एक माइनस लगा हुआ है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 तो पार्टिसिपेट कर लिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, एक लोन पेयर बच गया है, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है ही, ठीक है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो वो हो गए, एक लोन पेयर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ये आपका डोनेट कर सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेम NH2 में भी आपके पास 2 लोन पेयर बच जाएंगे, तो आपके पास सब में लोन पेयर बचेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एनाइन ही, इसमें आप न्यूट्रल स्पीसीज को भी ले सकते हो। न्यूट्रल स्पीसीज, अगर न्यूट्रल स्पीसीज की बात करें, जैसे वाटर H2O, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप अमोनिया ले लीजिए NH3, ठीक है, उसमें भी नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, ठीक है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है। HF ले लीजिए, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है और मस्ट कंडीशन है ये, ठीक है ना, मस्ट बी कंप्लीटेड, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोन पेयर है तो वो लुईस बेस, नहीं, लोन पेयर हो तो अपने को देखना है ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं है, तब जाके वो होगा, ठीक है ना। मतलब पहले ये देखना है कि अपना घर कंप्लीट है नहीं है। अगर अपना घर कंप्लीट है तो आप दान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका खुद का घर कंप्लीट नहीं तो आपको दान नहीं करना है, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर हम लुईस बेस के बारे में ही कुछ और बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम एक स्पेशल केस पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने देखा था कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद ही आपके वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है। अब मान लो कुछ ऐसे स्पीसीज हो जिनके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट हो और जिनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट हो, ठीक है। तो देखिए अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो लुईस बेस की तरह वर्क कर सकता है, और वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो वो लुईस एसिड की तरह वर्क कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो ये स्पीसीज आती हैं आपके स्पेशल केस में। तो हम कह सकते हैं, ऐसे पॉइंट बना के आप नोट कीजिए
species having lone pair on central metal atom, species having lone pair on central metal atom and vacant d orbitals can work as a Lewis acid as well as लुईस बेस। तो आपके वो स्पीसीज जिनके पास लोन पे भी प्रेजेंट हो, सेंट्रल मेटल के पास और वैकेंट डी ऑर्बिटल भी हो, ठीक है, तो वो लुईस एसिड और बेस दोनों की तरह वर्क कर सकती है। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल लें SO2, यहाँ पे सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये आपके कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि ये आपका किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। लोन पेयर को अगर डोनेट करता है तो वो आपके बेस की तरह वर्क कर सकता है। यहाँ पे सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट रहेंगे, तो ये आपके लुईस एसिड और बेस दोनों की तरह वर्क कर सकता है, ठीक है। वो रिएक्शन देख के आपको डिसाइड करना पड़ता है। जैसे PCl3 अभी हमने देखा था, इसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, तो डोनेट कर सकता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो आपके स्पीसीज आते हैं, ठीक है ना, वो आपको एग्जाम्पल में देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि लोन पेयर बचा हुआ है नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि ये लुईस एसिड की तरह वर्क करेगा या लुईस बेस की तरह या फिर दोनों की तरह, ठीक है। चलिए, अभी ये तो हो गई अपनी लुईस बेस एसिड बेस थ्योरी। अब हम देखते हैं कि जब आपके लुईस एसिड और लुईस बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, मतलब इंटरेक्शन करते हैं, तब क्या होता है, तब वो कौन कौन से नए आयन का फॉर्मेशन करते हैं, या उनसे क्या क्या हम सीख सकते हैं, क्या क्या मतलब रिएक्शंस हो सकती है, ठीक है ना, क्या क्या प्रॉपर्टीज हम उसके बारे में जान सकते हैं अगर एक लुईस एसिड और लुईस बेस में आपस में रिएक्शन हो तो, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं आपके इंटरेक्शन बिटवीन लुईस एसिड एंड बेस। नेक्स्ट टॉपिक आप डालिए। इंटरेक्शन बिटवीन लुईस एसिड एंड लुईस बेस, ठीक है। आप लुईस एसिड और लुईस बेस के साथ में क्या इंटरेक्शन होता है, मतलब जब वो रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। देखिए, लुईस एसिड मान लो ये आपका A, ये आपका B है, ठीक है, ये आपका लुईस एसिड है, ठीक है। तो लुईस एसिड के पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। बेस के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। ये आपका लुईस बेस, तो लुईस बेस क्या करता है, आपके लोन पेयर को डोनेट करता है, किसको, लुईस एसिड को, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं खाली, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे B जो है आपका, वो लुईस बेस की तरह वर्क कर रहा है, अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है किसको, A को। यहाँ पे जो आपका लोन पेयर डोनेट करता है वो एक्चुअली में शेयरिंग में देता है। कहाँ देता है, शेयरिंग में, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इसी में A में काउंट होगा या B में काउंट होगा, वो शेयरिंग में काउंट होता है। तो जब आपके एक स्पीसीज या एक एलिमेंट अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को देता है, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन से टाइप का बॉन्ड होता है, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पे आपके A और B के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जहाँ पे आपका B क्या है, आपका डोनर, तो B से A की तरफ आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है। अगर आपके A और B जब मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं, तो इसे हम एडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी नहीं, कभी कभी यूज में आ जाती है। एडक्ट मतलब जब दो मॉलिक्यूल हम काम में लेते हैं, ठीक है ना, आयन हो या एटम हो, तब हम इसे एडक्ट नहीं बोलते। जब आपके दो मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाते हैं तब हम उसे एडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ ये लिख सकते हैं कि आपके इंटरेक्शन होता है लुईस एसिड और लुईस बेस, उससे आपका कौन से टाइप का बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो ड्यू टू, या इधर ही आप लिख सकते हो ड्यू टू द इंटरेक्शन
between Lewis acid and Lewis base, the coordinate bond will be formed. आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, पहली बात तो ये, ठीक है। अब देखते हैं इसके अलावा लुईस एसिड और लुईस बेस के इंटरेक्शन से आपके कौन कौन से नए आयंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपके फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन हम किसे बोलते हैं, आपके NH4 प्लस को, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन कैसे होता है, देखिए अमोनियम आयन NH3 और H प्लस इन दोनों से आपस में रिएक्शन करने से बनता है, ठीक है। यहाँ पे अमोनिया के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो किसकी तरह वर्क कर सकता है, ये आपके लुईस बेस की तरह, ठीक है। H प्लस के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, तो ये किसकी तरह वर्क कर सकता है, लुईस एसिड की तरह। दोनों में रिएक्शन होती है, अमोनिया अपना लोन पेयर किसे डोनेट करता है, H प्लस को। कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ जो इंटरेक्शन होता है उससे बनता है आपके पास N, ये आपका H, ये आपका H, ये आपका H, ठीक है। इस H और N के बीच में यहाँ पे आपका कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। साइन कहाँ से कहाँ रहेगा, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ, ठीक है। इस टाइप का आपका आयन फॉर्म होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका अमोनियम आयन, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आपके हाइड्रोनियम आयन का भी फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम, धीरे धीरे सब नाम याद हो जाएंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है ना। हाइड्रोनियम आयन, इसे हम बोलते हैं H3O प्लस, ठीक है। वाटर जो होता है आपका, वाटर वो हमेशा H3O प्लस की फॉर्म में ही रहता है आपको, ठीक है ना। इसमें भी होता क्या है, ये आपका वाटर है, ठीक है, H2O, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये लुईस बेस की तरह वर्क कर सकता है। ये जब आपके H प्लस से रिएक्शन करता है, ये आपके किसकी तरह वर्क करेगा, लुईस एसिड की तरह। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा H प्लस को, ठीक है। होगा क्या यहाँ पे H, ये O और ये H, यहाँ पे ऑक्सीजन से एक बॉन्ड बनेगा आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड H के लिए, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ पे आपका प्लस चार्ज, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका H3O प्लस। तो इस टाइप से जो आपका हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होता है वो भी एक लुईस एसिड और लुईस बेस की रिएक्शन से फॉर्म होता है, ठीक है। और वाटर हमेशा आपके H3O प्लस की फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। चलिए ये तो हुई दो फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं आपकी एसिडिक नेचर ऑफ बोरिक एसिड, उसको भी हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। चलिए अब अगर हम बात करें आपके एसिडिक नेचर ऑफ बोरिक एसिड के बारे में, तो देखिए थर्ड है आपका एसिडिक नेचर ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फॉर्मूला याद है आपको, किसी को, क्या होता है, H3BO3, ठीक है ना। देखिए बोरिक एसिड H3BO3, ये आपका H3BO3 है। इसे कभी कभी H या फिर BOH होल थ्राइस इस फॉर्म में भी लिख देते हैं, ठीक है ना। केवल ये लिखने का रिप्रेजेंटेशन चेंज किया है, बाकी OH है इसका मतलब ये नहीं कि ये बेस है। कंफ्यूजन करने के लिए इसे ऐसा लिख दिया जाता है, ठीक है, बट ये है आपका एसिड, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए एसिड की तरह कौन वर्क करता है, जो आपके H प्लस डोनेट करता है, ठीक है ना। जो स्पीसीज आपके H प्लस डोनेट करता है वो जनरली एसिड की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो देखिए बोरिक एसिड है,
ये भी एसिड है, इसका मतलब इसको भी H+ आपको डोनेट करना चाहिए। बट होता क्या है, ये एक आपका स्पेशल केस है। यहाँ पे जो बोरिक एसिड है वो खुद का H+ डोनेट कभी नहीं करता है। ये क्या करता है, जो आपका वाटर उसके साथ रिएक्शन करता है उसमें से वाटर का H+ रिमूव करवाता है। ठीक है, इसका वाटर का H+ रिमूव करवाता है, इस वजह से ये आपका एसिडिक होता है। ठीक है ना। इसमें होता क्या है रिएक्शन, वो देखिए, वो मैं आपको बताता हूँ। BOH होल थ्राइस, ठीक है, ये BOH होल थ्राइस, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब होती है आपके वाटर के साथ या फिर HOH के साथ, ठीक है, ये ऑक्सीजन के पास आपके 2 लोन पेयर है। ठीक है, ये किसकी तरह वर्क करेगा, आपके लुईस बेस की तरह। बोरोन के पास आपके वैकेंट ऑर्बिटल रहेंगे। ठीक है, ये किसकी तरह वर्क करेगा, आपके एक लुईस एसिड की तरह। ठीक है, इंटरेक्शन होगा, आपके लोन पेयर डोनेट होते हैं ऑक्सीजन के जरिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से B, ये आपका OH, ये आपका OH, ये आपका OH। ठीक है, अब एक बॉन्ड बनेगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये O, ये आपका H, ये आपका H, ये H2O। ठीक है, ऑक्सीजन ने आपका एक लोन पेयर डोनेट किया है। ठीक है, अब डोनेट करने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आ जाता है, प्लस चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाता है आपका प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो। ठीक है ना, यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऑक्सीजन जो है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो होता क्या है, ऑक्सीजन जो है अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन के साथ जो उसने बॉन्ड बना रखा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये वाला बॉन्ड क्या करता है, वो ब्रेक करता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन वाला, तो एक तो इलेक्ट्रॉन अपना लेता है और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से यह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी खुद ही ले लेता है। ठीक है, अपने पास रख लेता है और H को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो यहाँ से आपकी जो स्पीसीज बनती है, ठीक है, वो क्या बनती है आपके पास, BOH होल 4। 3 तो ये OH हो गए, एक आपका ये OH हो गया। ठीक है, इस पे चार्ज आएगा माइनस। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने एक्स्ट्रा ले लिया हाइड्रोजन का भी, इसलिए इस पे आ गया माइनस, और आपका हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, H+ रिमूव हो रहा है, इसलिए ये आपका एसिड की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो मेन चीज यही है कि आपके जनरली जितने भी आपके एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद का अपना H+ डोनेट करते हैं। बट ये आपका स्पेशल केस है बोरिक एसिड का, उसमें क्या करता है, ये H+ डोनेट करवाता है, किससे, वाटर से। मतलब वाटर का OH- ले लेता है तो आपको H+ रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये H+ डोनेट करवाता है, इसलिए एक आपका इंपॉर्टेंट केस होता है। अब क्योंकि यहाँ पे एक H+ रिमूव हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसकी जो बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी आपको पता ही है ना कि एक एसिड कितने H+ डोनेट कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिसिटी कितनी होती है बोरिक एसिड की, 1। एक H+ डोनेट करता है और वो भी खुद का नहीं करता है, कहाँ से करवाता है, वाटर से। क्लियर है, चलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें आप कुछ थ्योरी भी लिख सकते हो, चलिए, ताकि आपको थोड़े बहुत ध्यान रहे। ठीक है ना, इन केस ऑफ H3BO3, ठीक है ना, वाटर डोनेट्स H+, या अगर हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ बोरिक एसिड, इन केस ऑफ बोरिक एसिड दी बोरिक एसिड या द बोरिक एसिड एक्सेप्ट OH- from water and remove H+ from water। ठीक है ना, in case of boric acid, the boric acid accept OH- from water and remove H+ from water। मतलब वाटर से OH- को एक्सेप्ट करता है और H+ को क्या करता है, रिमूव करता है। थ्योरी नहीं भी याद रहे तो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए
In this way it act as लुईस किसकी तरह, आपके एसिड की तरह। ठीक है, चलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में हमने बात की आपके लुईस एसिड्स के बारे में। सबसे पहले हमने उसके एक्सेप्शंस के बारे में बात की थी कि कौन कौन से आपके लुईस थ्योरी के एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपके ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, जिनका नहीं होता है या जिनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी आपके लुईस एसिड की तरह वर्क कर सकते हैं। मतलब एडजस्ट, मतलब वो जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, जबकि लुईस थ्योरी के हिसाब से क्या था कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वो एक्सेप्शंस हमने बात कर ली थी लुईस की थ्योरी के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने आपके लुईस एसिड के बारे में बात की और लुईस बेस के बारे में बात की कि लुईस एसिड कौन से होते हैं और आपके लुईस बेस कौन से होते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड एंड बेस। ठीक है, मतलब आपको अलग अलग, अगर अलग अलग मॉलिक्यूल्स दे दिए जाए, कंपाउंड्स दे दिए जाए, तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, उसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।